मेरे पिताजी एक फार्मर थे। मैं नौकरी में ही इंडियन पैनल कोड पढ़ा करता था। वकील का जो प्रोफेशन होता है कि केस लड़ने से पहले, केस को लेने से पहले उसकी सारी खामियां समझो। समाज में जब हम रहते हैं तो हमें समाज की गहराई में जाना चाहिए, समाज की छोटी छोटी परेशानियों को समझना चाहिए। वो परिवार को जब लगा कि हमारी अब ज़मीन चली गई, तो वो 2 भाई हैं, दोनों भाई के 5 बच्चे हैं, क्यों उन्होंने सब ने बोला कि हम सभी लोग सुसाइड करेंगे। वी आर बेसिकली द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वेदर आई एम प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट and our duty is to protect the law and to bring the justice before the court। दिल से सच्चे भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। कोई गरीब आ जाए तो उसको मैं चाय भी पिलाता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, उसका केस फ्री लड़ता हूँ। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में बह रहे मनुज के छिन्न अंग। और वो अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वो सर्प नहीं, नर ही तो है, वो सर्प नहीं है तेरी तरह। और कहा कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वेलकम टू माय शो लाइफ एंड लिविंग। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, आज हमारे शो पर आए हैं श्री जवाहरलाल जी। जवाहरलाल जी नमस्कार। जवाहरलाल जी बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं। आई फील रियली ग्लैड टू बी हियर इन योर स्टूडियो and it's so nice of you that to call me, to invite me to this beautiful place. Thank you so much. जवाहरलाल जी, हम स्टार्ट करते हैं आपका इनिशियल जर्नी से। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ था, उत्तर प्रदेश के कमलपुर गांव है, जहां हमारा पालन पोषण हुआ। मेरे पिताजी एक फार्मर थे और मैं उसी परिवार में पैदा हुआ। मेरी बेसिक शिक्षा प्राइमरी तक हम उसी गांव में पढ़े। इसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक जूनियर स्कूल है, वहाँ हमारी पढ़ाई हुई। उसके दरमियान हमारी कक्षा 9, कक्षा 10 जो हाई स्कूल था अलीपुर खेड़ा में, वहाँ पर मेरी शिक्षा हुई। इसके बाद इंटरमीडिएट जो मेरा हुआ वो नेशनल इंटर कॉलेज भोगांव है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ही, वहाँ मेरी शिक्षा हुई। और लास्ट में मैं पढ़ ही रहा था, पढ़ते ही पढ़ते मैंने एयरफोर्स में फॉर्म भरा और मैं सेलेक्ट हो गया। बिकॉज जब उस समय पे एयरफोर्स में भर्ती होती थी तो ये 10th बेस पे हुआ करती थी, एंड आई वॉज ए साइंस स्टूडेंट एंड दैट टाइम लोगों के ये फर्स्ट क्लास आना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी इन ए रूरल विलेज। तो जब हमारा 10th का रिजल्ट निकला तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ था। किसी ने पेपर लेके हमसे हमारा रोल नंबर लिया और बताया जी आप तो फर्स्ट क्लास आए हैं। तो हम नॉर्मल एज यूजुअल, बिकॉज मेरी आदत रही है, मैं शुरू से पढ़ने में बड़ा शौकीन रहा। मुझे कविता का बहुत शौक़ रहा। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कई रोल किए। जब हम जूनियर स्कूल में थे तो हमने बहुत सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया। मैं अंताक्षरी का बहुत शौकीन रहा हूँ, रामायण की चौपाई का बड़ा शौकीन रहा मुझे। तो चौपाइयाँ मैं बहुत कहता था और मैं वहाँ अंताक्षरी का चैम्पियन रहा। और कई बार हम गए तो आई एम प्राउड टू बी से एज ऑन डेट, अभी मेरी काफ़ी एज हो गई है, मैं उस समय की बात करता हूँ कि जब मैं कक्षा 6, 7, 8 में था और कितना था से 12-13 ईयर ओल्ड। तो जब भी कहीं हम पार्टिसिपेट किया करते थे, अंताक्षरी बोला करते थे, तो मैं कहीं हारा नहीं। चाहे दूसरी तरफ 1 खड़ा हो, 2 खड़े हों, 10 लोग खड़े हों, मैं अकेला ही काफ़ी था। एंड दैट वाज क्रेडिट टू माई लाइफ कि मैं एक बड़ा शौकीन था। मैं महाभारत का बड़ा शौकीन रहा हूँ, रामायण का शौकीन रहा हूँ, अंताक्षरी का बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहा हूँ। मैं काफ़ी सुंदरकांड में कभी कभी बोले थे आप सुंदरकांड से बोलोगे, तो मैं सुंदरकांड में भी चौपाई कहा करता था। बेसिकली आपका इंटरेस्ट कल्चरल में ही था। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद
मेरे घर में ऑफकोर्स हमारे चाचा जी भी पुलिस फोर्स में थे। खाली हमारे पिताजी जो थे वो फार्मर थे। हमारे दउआ जी जो मेरे फादर से बड़े थे परिवार में, वो उस टाइम पे राजधानी के ड्राइवर थे रेलवे में। तो वेल एजुकेटेड फैमिली। फादर भी पढ़े थे बट वो उस टाइम पे गांव के प्रधान हुआ करते थे। दैट वाज माई बॉर्न एंड बॉट अप। मुझे कल्चरल बड़ा शौक़ रहा। नौकरी में आने के बाद जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हम ट्रेनिंग में भी मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ का बहुत मौका मिला। जवाहरलाल जी, इसका मतलब आपने बहुत कम उम्र में नौकरी शुरू की। आई वॉज ओनली 17 ईयर ऑफ ओल्ड व्हेन आई ज्वाइंड एयरफोर्स। तो उस समय क्या होता था, इफ़ यू आर लेस देन 18 ईयर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि अपने पेरेंट्स की मैं अपने बच्चे को नौकरी में भेजूंगा। तो उस समय व्हेन आई ज्वाइंड आई वाज इन कानपुर। तो वहाँ पर हमारे चाचा जी थे जो कि आरपीएफ में थे। तो उन्होंने मेरे लिए साइन किया था, एफिडेविट उन्होंने साइन किया, हम परमिशन देते हैं, ही स्टूड एज माई गार्जियन, और हम फौज में चले गए। वहाँ हमने बहुत इंटरेस्ट लिया। कुछ मेरे समय की बात जो मैं आपको बताऊँ, बहुत से बच्चे जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया था, चूँकि मैं एक गांव परिवार से था, किसान परिवार से था, तो भागने दौड़े में मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। और मैं ऑलवेज 1600 मीटर जो होती थी हमने 5 मिनट और 30 सेकंड में पार किया था। 1600 मीटर की दौड़ होती है जो कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो वहाँ मेरा एक रिकॉर्ड था कि हमने 5 मिनट और 30 सेकंड में पार की थी। तो इसके बाद हमने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिया और हमें वहाँ पर सीनियर मैन भी बनाया गया। क्लास में सीनियर मैन लाइक मॉनिटर बना दिया गया था मैं फौज में भी। और मेरा एम बहुत अच्छा था, मैं गोली चलाने में बहुत अच्छा था। हालांकि एयरफोर्स में शिक्षा दी जाती, बट बेसिकली हम सारे कम्बेटेंट इनरोल्ड हैं कि हमको लड़ाई में गोली भी चलानी है, सब कुछ करना। हम यूनिफॉर्म वाले थे, तो हमारा निशाना भी बहुत अच्छा था। आज भी आई कैन शूट इवन ए लैम्प फ्रॉम हियर। सो दैट वाज द ट्रेनिंग। इट वाज द बेसिकली पार्ट ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द एयरफोर्स एंड दैट क्रेडिट गोज टू देम, नॉट टू मी। कि उनकी इतनी, देखो शिष्य तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक शिक्षक अच्छा ना हो शिष्य कुछ भी नहीं। सो आई गिव ऑल दैट क्रेडिट टू माई इंस्ट्रक्टर्स, दे वर दी बेस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात। आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन किए और उसके बाद? मैं वहाँ पर मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने हवाई सिपाही ज्वाइन किया था, एज ए सिपाही ज्वाइन किया था। एंड आई गॉट प्रमोशंस, देन आई बिकेम लास्ट एज ए जूनियर वारंट अफसर एंड आई रिजाइंड। So basically I have completed my basic tenure, that was 15 years, which I have completed, and I took voluntary retirement in 1994. जवाहरलाल जी, आप 15 साल एयरफोर्स में थे, देश की सेवा की, उसके बाद आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? आप फिर Now I'm basically now practicing lawyer। क्या है basically in service also। मुझे एक शौक था पढ़ने का। तो वहाँ पर एयरफोर्स में एक, जैसे हमारी गीता होती है, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी तरह से एक वहाँ पर एक लॉ होते हैं। IAP 1501 एक बुक है, वो मुझे पूरी याद थी, सारे चैप्टर याद थे और मैं पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो वो कानून जो था वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कानून पढ़ने का, तो मैं वहाँ भी पढ़ता रहा। तो आई हैव गिवन लॉट ऑफ माय कंट्रीब्यूशंस फॉर दोज। सर, आप एयरफोर्स में थे, फिर कानून की इतनी बड़ी बड़ी किताब आपने कब पढ़ा? कानून में एक्चुअली इंटरेस्ट आपने कब से लेना शुरू किया? मैं नौकरी में ही इंडियन पैनल कोड पढ़ा करता था। वो बुक मेरे आज भी है मेरे पास, वो मैंने संभाल के रखी हुई है। इंडियन पैनल कोड, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये 3 चीज़ें क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम नौकरी में पढ़ा करते थे। और उसकी वो बुक उस समय जो इंडियन पैनल कोड की किताब है, बेयर एक्ट है, वो मेरे पास आज भी रखा है, वो मैंने संभाल के रखा है। हालांकि हमने उसके बाद तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, जब लॉ किया तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन वो बुक अभी भी मैंने संभाल के रखी है एज ए प्रीशियस स्टोन फॉर मी। दैट वाज माय प्रीशियस, मेरा लगाव था। इसके बाद हमारे जो आदरणीय जज साहब जस्टिस अग्रवाल जी के सानिध्य में आया, तो उन्होंने बोला बेटा आप ये
ये सब छोड़ो, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने थोड़ा बाहर भी काम किया, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में विजिलेंस इंस्पेक्टर भी था। तब आपने एयरफोर्स छोड़ दिया? था 1994 में। छोड़ने के बाद अगेन विजिलेंस इंस्पेक्टर हो गया, हमने वो भी छोड़ दिया। मैं उससे पहले मैं एक सिविल कंपनी में था, टाटा AIG में, वहाँ भी मैं मैनेजर था। सो मुझे काफ़ी वहाँ भी अवार्ड मिले। वेयर एवर आई हैव वर्कड आई गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स, और वो सारा क्रेडिट हमारी मिसेज को जाता है, बिकॉज शी हैज़ हेल्प मी इन अचीविंग सो मैनी थिंग्स। हर इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जवाहरलाल जी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे नारी का हाथ ही होता है। सक्सेसफुल इंसान बोलूँगा मैं तो, हर एक सक्सेसफुल अनसक्सेस बोले, लेकिन नारी का हाथ होता है। फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ए वुमेन बिहाइंड हिम। तो मेरी जो सफलता का राज भी हमारी मैडम है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लवली वाइफ, and she has been always helpful to me, and she has been in all my days, चाहे वो हमारा समय ख़राब रहा हो, अच्छा रहा हो, she has been with me, and we are very good couple, and at the age of this, and we have passed our 43 year of successful life. That's great. And now running 44th, so that credit goes to my lovely wife. And इसके बाद when I joined this legal service में आ गया, प्रोफेशन में आ गया. From that I started practicing in district court. Then I became member of the High Court. After that I became member of the Supreme Court of India. Now I am a practicing lawyer in Supreme Court, High Court, and I am traveling a lawyer all over India in High Courts. I have got cases in Bombay High Court. I am traveling to Allahabad High Court. I am going to Jaipur. I am going to Chandigarh High Court. So all this is the achievement and all blessings of my great Justice A.P. Agarwal, who has been very, very powerful inspirations for me and great support from my beloved. देश के जितने हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सब में आपको जाना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाते हैं, वहाँ केसेस आप लेते हैं। सर, ऐसी कोई घटना या केस के बारे में आप बता सकते हैं जो आपके जहन में है? ऐसे तो हमारे प्रोफेशन में डेली कोई न कोई घटना वाले आते हैं, कोई दुखी इंसान आते हैं, परेशान आते हैं। वेयर हमारा प्रोफेशन कहता है कि आप उनकी मदद करो। वी आर बेसिकली, हम पैसा कमाने के लिए नहीं है कि हम पैसा कमाया जाए, हम समाज को न्याय दिलाने के लिए हैं। समाज के हर व्यक्ति जो वंचित है उसकी हम सेवा करते हैं, हम उसको न्याय दिलाते हैं। कोर्ट में वी आर बेसिकली द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वेदर आई एम प्रैक्टिसिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट and our duty is to protect the law and to bring the justice before the court. हमें न्याय दिलाना है। ऐसे बहुत सारी वाक़या होती जाती हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाता हूँ। अभी जस्ट 4-5 साल पहले का है। एक यूपी की एक फैमिली है, उन्होंने कोई एक ट्रैक्टर लोन लिया था, इससे केस है, एंड दैट लोन वाज टेकन बाय देम इन समवेयर इन 1992, और उनको 1 लाख का लोन लिया था ट्रैक्टर का, और उसके बदले में एग्रीकल्चर लोन था। उनकी 47 बीघा 9 पॉइंट सम एकड़ लैंड बाद मॉर्गेज टू दी बैंक, स्टेट बैंक ने लोन दिया था। ये लोग अपनी किस्त देते रहे, 2-3 किस्त दी, कुछ किस्त बाउंस हो गई। किस्त बाउंस होने के बाद जो यूजुअली बैंक करती है, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देती है, और वो जो रूरल एरिया होती है उसमें वो तहसील को जाता है। रिकवरी सर्टिफिकेट वो है, जो प्रोसीजर है वो तहसील को जाता है। तो तहसील में अमीन जो होता है वो इट इज डेप्यूटेड बाय दी SDM, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उनके अधीन काम करते हैं लोग। उनके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो अमीन जो है वो कलेक्शन करता है, उनसे पैसा वसूली करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं लोन में। तो वो उनको पैसा भी देता रहा। ये रिकवरी सर्टिफिकेट आने के बाद 98 तक करीब उन्होंने 98,000 रुपये दे दिए। 1 लाख रुपया उनका लोन था, 98,000 रुपये दे दिया। देने के बाद
उस सज्जन ने, उस अमीन ने और एक नायब तहसीलदार ने मिलके उसको नकली ऑक्शन कर दी। वो ज़मीन को ऑक्शन दिखा दिया कि ये ज़मीन हमने ऑक्शन कर दी, और उसको जाके बता दिया। वही जाके उसको बोलता कि आपकी ज़मीन नीलाम हो गई है 1,80,000 रुपये में। ज़मीन को ऑक्शन करने के लिए प्रोसीजर होता है कि आपकी उसकी बेसिक वैल्यू क्या है, रिज़र्व प्राइस क्या है, वो दी जाती है। और उससे पहले एक फॉर्म 74 होता है, वो इशू होता है जिसको कि कलेक्टर अप्रूव करता है। तो जिस दिन उसकी ऑक्शन दिखाएगी उसमें कोई कलेक्टर की परमिशन नहीं, कोई बोली नहीं, रिजर्व प्राइस नहीं, और ऑक्शन दिखा दिया। कहीं कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार की भी कोई परमिशन नहीं उसमें, और ऑक्शन कर दिया। उनको बोल दिया तो बेचारे ग्रामीण आदमी बोले हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई। सीधा वो लेकर के कमिश्नर में एक वकील साहब को किया, कमिश्नर के यहाँ पहुँच गए। अब वो वकील साहब ने क्या किया, कमिश्नरी में केस डाला, और वहाँ पर प्रॉपर चीज़ से, प्रॉपर वकील का जो प्रोफेशन होता है कि केस लड़ने से पहले, केस को लेने से पहले उसकी सारी खामियां समझो, उसके सारे सेक्शन समझो कि क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, गलती किसकी थी। तो वो श्रीमान जी ने, जो भी अधिवक्ता रहे हों वहाँ के, वो वहाँ पर कमिश्नरी से केस हार गए, और कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जो भी ऑक्शन हुआ वो सही हुआ। ही कुड नॉट प्रूव। उसके बाद उसके खिलाफ वो चले गए रेवेन्यू बोर्ड में, यूपी रेवेन्यू बोर्ड में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ यूपी का जो है, उसके रिवीजन में चले गए जो ऑर्डर दिया था कमिश्नर साहब ने। उसके उस रिवीजन में को केस चल ही रहा था, तो शायद वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट मांगा होगा तहसील में। तो तहसील में वो डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने से पहले तहसीलदार साहब ने वो फाइल देखी, और तहसील साहब उसमें नोट लिखते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे ऑक्शन हुआ है, इसकी कोई बोली नियत नहीं है, कोई फॉर्म 74 नहीं है, कोई कलेक्टर की परमिशन नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धाराएं हैं 179, 180, 295 रूल है, उनके तहत आपको जाना चाहिए। 282 है, 282A है कि आपको कलेक्टर की परमिशन होनी चाहिए। और उसमें एक नियम और है कि अगर किसी की ज़मीन ऑक्शन करते हो तो 1.26 हेक्टेयर के लॉट में ऑक्शन कर सकते हो, और इसकी 3.25 हेक्टेयर ज़मीन थी, 3.15 हेक्टेयर, वो एक ही बार में इन्होंने ऑक्शन कर दी। कोई रूल फॉलो नहीं किया। नियम है जो लॉ ऑफ लैंड कहता है कि 1.26 हेक्टेयर की लॉट में आप ज़मीन ऑक्शन करोगे, साथ में आप जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है उसके लिए रिकवर करोगे, न कि आपकी ज़मीन की वैल्यू 10 लाख है और अगर बैंक का पैसा 50,000, 10 लाख अगर हमारी ज़मीन की वैल्यू, और अगर 50,000 आउटस्टैंडिंग है तो एक 50,000 का एक टुकड़ा ऑक्शन करके आप वसूल कर लो, न कि उसकी सारी ज़मीन बेच दोगे। वहाँ क्या किया, उसकी सारी ज़मीन 1,80,000 में ऑक्शन कर दी। दैट वाज द मेन मिस्टेक। इसके बाद हमारे एसडीएम साहब ने देखा कि वो नोट जब लिखा तहसीलदार साहब ने कि इसमें ऐसा ऐसा कमी थी, तो एसडीएम साहब ने वो ऑक्शन कैंसिल कर दिया। ऑक्शन परचेजर उसको लेकर के अपील में गए कमिश्नर के यहाँ कि इन्होंने जो ऑक्शन कैंसिल किया वो गलत है, जबकि एसडीएम को पूरी पावर है ऑक्शन कैंसिल करने का। एसडीएम को यूपीजेडए की सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 के आधार पे यूपीजेडए में उसको पावर दी गई है, डेफिनेशन दी है कलेक्टर की। तो कलेक्टर की डेफिनेशन में एसडीएम को पूरी पावर है कि वो ऑक्शन कैंसिल कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि ये इनको पावर नहीं है, इनको सेल सर्टिफिकेट दे दिया जाए। वो कब गए, जब ये वहाँ केस हार गए कमिश्नरी में, वो केस हार गए ऑक्शन परचेजर। कमिश्नर ने बोला जो भी एसडीएम ने ऑर्डर किया है वो बिल्कुल ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है। मैं इतना लंबा क्यों बोल रहा हूँ कि जो बेसिकली रिमेंबर वाली बात ऐसी है कि वो हमारे दिल को दहला देने वाला हादसा था जो होने वाला था। इसके बाद जब वहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि इनको सेल सर्टिफिकेट इशू कर दो, वो सेल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इन्होंने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डाल दी। आई थिंक 2021 में वो ऑर्डर आया। तो जब वो सेल सर्टिफिकेट इशू हो रहा था तब तक हम, इसका मतलब 94 से 2021 तक ये केस चला, इतने दिन? जी हाँ,
तब तक चलता रहा, केस अभी भी चल रहा है, जो कि मैं अब देख रहा हूँ। तो 2021 में वो परिवार को जब लगा कि हमारी अब ज़मीन चली गई, तो वो 2 भाई हैं, दोनों भाई के 5 बच्चे हैं, क्यों उन्होंने सब ने बोला कि हम सभी लोग सुसाइड करेंगे, फुल फैमिली। तो इट वाज सच ए थ्रिलिंग सिचुएशन कि 15-20 लोग 2 फैमिली के सुसाइड करेंगे। तो एक हमारे मित्र थे जो कि वहाँ पर डीएम ऑफिस में कार्यरत थे, उन्हें कभी याद आ गया कि मेरे लाल साहब जो हैं, मेरे को लाल साहब करके बोलते हैं वहाँ पर, कि वो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको याद किया जाए। तो हमें बुलाया, उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है और आपको कल आना है। तो उस दिन सैटरडे संडे था, तो मैं बोला भाई क्या बात है ऐसी? नहीं आपको आना है, ये हमारी दोस्ती की आपको कसम है और हमारी इज्जत दाव पे लगी, आपको आना है और आपके प्रोफेशन के लिए ये आपकी जांच है, कुछ लोग अपनी जान देने को तुले हैं, आप कुछ करें। तो मैं अपनी बीलव्ड को साथ लेके गया, बिकॉज जब भी हम जाते हैं तो साथ ले जाते हैं इनको, अच्छा लगता है। सो वी बोथ ट्रैवल, हम दोनों लोग गए, वहाँ मिले उनको। तो वो सारे रो रहे थे कि हमारी सब ज़मीन जा रही है, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, किसान आदमी, गांव के लोग, अब हम क्या करें। और ऐसे हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया ये भी। तो हमने बोला देखो भाई मुझे देखने दो, मैं कोशिश करूँगा, मैं देख लूँगा, मुझे तो आपका केस पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। तो हमने वो सारी चीज़ उनकी पढ़ी, ये जो मैंने आपको उसी पहले बता दी, जो कि बाद में बताना चाहिए था। ये सारा चीज़ हमने उस समय स्टडी की कि ऐसे ऐसे कमी है। तो एक तो हमने उनको वहाँ पर एक ऑब्जेक्शन डाल दिया ऑन द स्पॉट वहाँ पर तहसील में, और इसके बाद हम सीधा चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक रिट डाली वहाँ पर। तो रिट में हमने वहाँ पर आर्गू किया और वहाँ जज साहब को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये कमी है, ऐसे ऐसे गलती है। तो वहाँ पर बैंकर ने बोला हाँ जी हमारा तो पैसा मिल गया है। उस ऑर्डर से पहले बैंक का इन्होंने पैसा देके बैंक से एनओसी भी मिल गई। तो उससे पहले क्या हुआ कि इन्होंने बैंक से एनओसी ले ली, ये ऑर्डर होने से पहले। बैंक ने बोला हमारा 35,000 में आप सुलटा कर दो, वापस जो सेटलमेंट हुआ। तो 35,000 रुपये दे करके उन्होंने एनओसी ले ली, उनका लोन क्लियर हो गया, उतना था भी नहीं एक्चुअली। वो एनओसी लेने के बाद, और ये जो 1,80,000 रुपया जो में ऑक्शन हुई थी, सारी ज़मीन 47 बीघा ज़मीन 1,80,000 में ऑक्शन कर दी थी, जिसकी कि रेवेन्यू रेट कुछ 6,80,000 था। तो वो इससे कम में ऑक्शन नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू रेट फिक्स ही नहीं किया, तो ऐसे ही दे दिया। तो जब वो 1,80,000, वो भी क्या, वो ट्रेजरी में जमा, वो बैंक को नहीं गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश में ये था, जैसा बताया गया है, जज साहब की क्या गलती, जज साहब को जो बताया कि 1,80,000 रुपया जो हमने दिया ऑक्शन परचेज करके, वो बैंक को गया इनका लोन चुकाने के लिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। वो पैसा आज भी ट्रेजरी में जमा है। वो जो बैंक का लोन सेटिस्फाई इसी ने किया, 35,000 रुपया बचा था वो दे करके सेटिस्फाई कर दिया। तो हमने सारी चीज़ हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया, अपने आप को बताया, जज साहब को बताया कि साहब ये बात है और इनके साथ अन्याय हुआ, ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग, वायलेशन ऑफ रूल 262 किया है। वो आई हैव ऑल एक्सप्लेन कि इसमें जो हमारा वायलेशन हुआ है, हमारा न तो इसमें लॉट में ज़मीन बेची गई है, न कोई इसकी बोली लगाई गई है, और उसका जो रेवेन्यू रेट है वो उससे कम में बेच दी गई सारी। कलेक्टर की कोई परमिशन नहीं है, ऐसे ही बेच दे। तो हम इसके मतलब कितने सारे लूप होल्स थे इस केस में। इसने एक फ्लॉ होने का तो जज साहब ने हमें सुना और हमारे जज साहब ने उसमें स्टे दे दिया। तो जब स्टे मिला, वो स्टे लेकर जब इनको दिया हमने तहसील में आके, तो इन लोगों को सांस आई, नहीं तो ये सभी लोग सुसाइड करने वाले थे। वुड हैव बीन ए वेरी ग्रेट लॉस टू दिस सोसाइटी। और मुझे भी बहुत बुरा लगता कि मैं इसमें गया और इन लोगों, तो ये बहुत एक थ्रिलिंग सिचुएशन होता अगर कोई सुसाइड कर जाए। एंड मैं अभी तक उनका केस लड़ रहा हूँ, ठीक है, जो भी आएगा फाइनल हियरिंग में, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है वो देखेंगे। बट वो एज ऑफ नाउ दे आर सेटिस्फाइड कि हम ठीक कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा किया, उनके बच्चे सभी हैं। तो ऐसे बहुत हमने 1-2 और सिचुएशन भी देखे हैं। किसी का घर नीलाम हो रहा था, वो हमने रुकवा दिया डीआरटी में जाकर के। किसी के घर पे कब्जा हो रहा है, तो आई टेक ऑल दोज केयर्स लीगली विद द बेस्ट नॉलेज ऑफ माई प्रोफेशनलिज्म। मैं कोशिश करता हूँ
लोगों की सेवा करने की। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल से सच्चे भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। कोई गरीब आ जाए तो उसको मैं चाय भी पिलाता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, उसका केस फ्री लड़ता हूँ। मैं पैसे के लिए मरता नहीं हूँ। दिस इज़ रियली ग्रेट। आपका जो एक्सपीरियंस है, ऐसे एक्सपीरियंस कहीं नहीं सुनने को मिलता। वेरी एक्सेप्शनल। लॉयर के साथ मैं एक साधारण इंसान भी हूँ, मैं एक फैमिली मेम्बर भी हूँ, मैं ह्यूमन भी हूँ, समाज में हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ। ए मैन इज ए सोशल एनिमल। समाज में जब हम रहते हैं तो हमें समाज की गहराई में जाना चाहिए, समाज की छोटी छोटी परेशानियों को समझना चाहिए। सर, आपने तो अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना फैमिली लाइफ को बड़े अच्छे से बैलेंस किया है। अभी हम आपसे सुनेंगे आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ज़रा बताइए, आपका स्पिरिचुअल जर्नी कब से शुरू हुआ था? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब आप समाज में हो तो किसी को तकलीफ़ न दो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो ना, तो उसको धोखा मत दो, उसको परेशान मत करो। भगवान कहाँ नहीं है? मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान हर जगह है, और जो इंसान का जो दिल है ना, वही भगवान है। ह्यूमन हार्ट इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, दैट इज व्हाट आई फील। मैं न तो बाबा हूँ न सन्यासी हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं भी इस तरह की अगर हमें कोई सुनने को मिले। मैं स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी कथा हो मैं बहुत सुनता हूँ, कहीं भी सत्संग चल रहा हो बहुत अच्छा लगता है। आई टेक इंटरेस्ट इन दैट। स्पिरिचुअली तो भगवान गॉड इज़ वन फॉर एवरीवन। मेरी एक और फीलिंग है, मैं समाज में, संसार में, देश में मानवता को अहमियत देता हूँ। मैं किसी भी जाति धर्म में नहीं जाता। आई डोंट बिलीव, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी आर दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इंसान हूँ तो इंसान की तरह रहता हूँ। भगवान ने जो दिया है आज हमें, मैं जिस लायक हूँ तो लोगों की मदद कर सकता हूँ तो लोगों की करना चाहिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ ये अमीर है तो इनकी करो, गरीब, मैं गरीब को पहले करूँगा, अमीर को बाद में मदद करूँगा। ये मेरी फीलिंग्स है। अगर आप बोलें तो मैं छोटा सा महाभारत का एक, हाँ, ज़रूर सुनते हैं आपसे। थोड़ा महाभारत की एक दो चीज़ सुनाता हूँ। मुझे बड़ा एक, जैसे पांचों पांडव थे और छठे अंगराज कर्ण थे, कर्ण जिनको हम अंगराज कहते थे। तो जो पांचों पांडवों में गुण थे वो अकेले कर्ण में थे। आपने सुना ही है, आप तो ज्ञाता है। हमें काफ़ी कर्ण की जो गाथा है वो हमें काफ़ी प्रेरित करती है। आई डोंट नो भाई उनका चरित्र चित्रण है, बहुत अच्छा है। अर्जुन और कर्ण में जब युद्ध चल रहा था तो भयंकर युद्ध चल रहा था, तो एक लाइन सुनाता हूँ कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। युद्ध में क्या होता है? आदमी युद्ध क्यों करता है? जब अंदर शरीर में कुटिलता होती है, अंदर अग्नि होती है, कुटिल अग्नि होती है हृदय में कि मैं इसको मार दूंगा सामने वाले को, तभी तो हम युद्ध करते हैं। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में बह रहे मनुज के छिन्न अंग, और बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। यानी जो चार पैरों वाले और दो पैरों वालों का खून इतना बहा कि पता नहीं लग रहा था, नदियां बह रही थी वहां खून की। और इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग। बाण चलाते हैं तो पीछे तरकस होता था जिसमें से बाण निकालते थे। तो कर्ण ने अपना निसंग देखा बाण तानने के लिए, किस पे? अर्जुन के लिए। अर्जुन कर्ण का युद्ध चला था। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। और कहता क्या कहता है कि कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, और जन्म से ही पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है,
तो मैं उसका अर्जुन का दुश्मन हूँ, तो तुम्हारा अर्जुन दुश्मन है और हम तुम दोस्त हो गए। तो क्या करो कि बस एक बार कर कृपा, तू एक छोटी सी कृपा ये कर, बस एक बार कर कृपा, धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे, मुझे बाण बना के और मार दे, और इस महाशत्रु को अभी तुरंत सिंधन में मुझे सुलाने दे। तू मुझे बाण पे बिठा के मार दे और मैं इसको डस लूंगा, उसको अभी खत्म कर दूंगा। तो कर्ण अगर चाहता तो भेज सकता था, कर सकता था। वो अर्जुन को मारता है नहीं मारता वो अलग बात थी, लेकिन कर्ण ने क्या सोचा उस समय? कर्ण ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्ण बोलते हैं कि अर्जुन है मेरा शत्रु। अर्जुन मेरा शत्रु तो है, अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। वो शत्रु जरूर है। बिल्कुल ठीक बोला है कि ये तो बिल्कुल एक जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए तो नहीं। और वो अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। वो सर्प नहीं है तेरी तरह, इंसान है। और संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। इसी जीवन में शत्रुता है, अगले जीवन में फिर हम भाई में हो सकते हैं, बाप भी, कुछ भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हम अगले जन्म में भी शत्रु होंगे। तो कि संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, उस पर भी सर्पों से मिलकर, उस पर भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण बिरद करूं। मैंने जो जिंदगी भर में जो आस्था पाई है वो हम क्यों खराब कर दें? फिर कर्ण कहता है, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी, और वन में ही सीमित नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। तो आजकल कलयुग आया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग द्वापर के बाद ही आया, और ये जो हमारा महाभारत हुआ था द्वापर युग में हुआ था। भगवान कृष्ण उनके सारथी थे अर्जुन के। तो बोलते देख अब ये घोर कलयुग आने वाला है, और तेरे जैसे, सर बोला कि ये खाली जंगल में सीमित नहीं रहेंगे, वो अब पुरग्राम घरों में भी बसेंगे। वो जो मनुष्य आज के कलयुग में जो एक दूसरे के प्रति काटने को दौड़ते हैं, किसी का मर्डर करवाते हैं, कुछ करते हैं, वो क्या है? उनकी मनुष्य थोड़ी कहेंगे उनको, इंसान थोड़ी कहेंगे, वो सर्प ही है। जब भी मौका मिला डस लिया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छुपे नरों में भी, वन में ही सीमित नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये एक यूनिक कथा आपसे सुनने को मिला। आप पहले एयरफोर्स ज्वाइन किए, उसके बाद यू बिकेम अ लॉयर। ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता, जिसको हम महाग्रंथ कहते हैं, इसमें भी आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसको भी आप खूब पढ़ते हैं, बहुत समय देते हैं इनके पीछे, आपका बहुत इंटरेस्ट है इनमें। क्या आपसे एक गीता का श्लोक सुन सकते हैं? संस्कृत का एक श्लोक सुना देते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये क्या है, आत्मा क्या है? बोले आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छू सकता, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छूता है। और कहा कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ता। आत्मा ऐसी है, वो अजर और अमर है, उसको शस्त्र भेद नहीं सकते। मनुष्य के शरीर को शस्त्र भेद सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं, आत्मा को कभी नहीं भेज सकते। तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अग्नि भी नहीं जला सकती है। वो आत्मा इतनी पवित्र है कि अग्नि भी नहीं जला सकती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। कोई भी आत्मा को खत्म नहीं कर सकता, हवा भी नहीं उड़ा सकती है, पानी भी घुलनशील नहीं है वो आत्मा। तो आत्मा अजर अमर है। सो गीता में तो बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अच्छा लगता है। रामायण का भी कुछ शौक़ रहा है, और मैं रामायण की छोटी सी एक दो आपको चौपाइयाँ सुनाऊंगा।
लाल साहब, आज आप हमारे शो पर आए हैं और आपसे बातचीत करते करते ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बातचीत खत्म ही ना हो, कुछ और सुनते हैं आपसे। मैं तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ और काफ़ी प्रोग्राम बढ़ जाएगा। मैं एक छोटी सी 1-2 चौपाई में जो रामायण का भी बड़ा शौक़ रहा है, बड़ी मार्मिक सुनाता हूँ। जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो जब नदी पार कर रहे थे तो वहाँ केवट से पूछा है, तो वहाँ का छोटा सा 2 लाइन का वो सुना देता हूँ। क्या है, बड़ा सुंदर है और उसका अर्थ बहुत अच्छा है। केवट से नाव मांगते हैं कि हमें पार उतरना है, तो क्या बोलते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। यहाँ 2 मीनिंग निकलते हैं कि मांगी नाव, कोमा कर दो, न केवट आना, केवट नहीं आया। नाव मांगी, केवट नहीं आया। और दूसरा, अगर मांगी नावन, ना के बाद अगर कोमा, हिंदी ये जो बहुत सुंदर है चौपाइयाँ, ना के बाद अगर कोमा लगाते हैं, मांगी नाव न, उसके बाद कोमा लगाते हैं, केवट आना है। मतलब भगवान ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आ गया। और केवट कहता है कि कहे तुम्हार मरम में जाना। नाव नहीं दी, क्यों नहीं दी? कि हे भगवान, मैं आपके पैर से, मेरी नाव, हमारी तो जीवन की वो है, मैं इसी से रोजी रोटी चलाता हूँ, खाता पीता हूँ, और आप तो इतने शक्तिशाली हो, आपके पैरों के धूल में तो इतनी शक्ति है कि क्या। एक लाइन सुनाते हैं कि केवट भगवान को कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। यानी आपके पैर छूने से अहिल्याबाई जो है वो नारी बन गई थी, उसका भगवान ने उद्धार किया था, भगवान रामचंद्र जी ने। तो वो बोलते हैं कि जो आपके पैर की उंगली टच होने से वो नारी बन गई, जो शिला थी वो नारी बन गई। लेकिन मेरी जो नाव है, पाहन तेन काठ कठिनाई, ये जो मेरी नाव है वो तो काठ की बनी हुई है, वो पत्थर से ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो अगर पत्थर नारी बन सकता तो मेरी नाव पता नहीं क्या बन जाएगी, और मैं क्या करूँगा। तो बोलते कि पग धोए चढ़ाओ नाव नाथन उतराई चहो। यहाँ भी बड़ा सुंदर मार्मिक दृश्य है कि हे भगवान, मैं आपको पैर धोए बगैर नहीं चढ़ा सकता, मैं आपको पैर धोए बगैर नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन पैर धो के चढ़ाऊंगा। उसका मतलब कुछ और था, वो सब उद्धार करना चाहता था। उसने बोला था कि क्या चाहिए, कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको पार उतारूंगा, आप मेरी नैया पार कर देना। केवट ने यही चाहा था कि मैं आपको पार कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बातें हैं कि मेरा बेड़ा पार लगा देना, इस संसार रूपी भवसागर से मेरा पार लगा देना। ब्यूटीफुल। मेरा बेड़ा पार कर देना, मेरी नैया पार कर देना, मुझे भवसागर से पार कर देना। तो ये बड़ा मार्मिक है। तो कहेंगे तो और बढ़ेगा। एक छोटा सा हमारा बड़ा मित्रता पे एक बहुत और सुनाऊं, जो जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। बहुत सारे वाकया हैं जो बड़े सुंदर हैं, मार्मिक हैं, दिल को छूने वाले। मैं शॉर्ट में कहूँगा कि जब सुदामा गए हैं, उनकी पत्नी ने भेजा कि आपके सखा भगवान कृष्ण तो बहुत बड़े हैं, द्वारकाधीश हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो, भीख मांग रहे हो, गरीबी हालत में हम लोग रह रहे हैं, तो आप जाइए उनसे कुछ लेके आइए। तो सुदामा जी जाते हैं। वो बेचारे कंकड़ पत्थर पैर में बहुत बुरी हालत में द्वारका पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं, बहुत बेचैन होते हैं। तो द्वारपाल से पूछते हैं, भाई यहाँ पर कोई कृष्ण रहते हैं क्या, द्वारिका में कहीं कोई कृष्ण रहते हैं क्या। द्वारपाल जाके बोलता, हाँ जी, आप कौन हो, कि मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका सखा हूँ। द्वारपाल बोलते, ये कैसे सखा हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कहाँ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, कहाँ ये कृष्ण मिताई जोग, ये कैसे आपका भगवान कृष्ण का दोस्त कैसे हो सकता है। बोले यहीं रुको, अंदर नहीं आना, मैं जा रहा हूँ अंदर, पता करने जा रहा हूँ। अंदर जाते भगवान कृष्ण के पास। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु,
आपसे कोई मिलने आया है। और जो वो 2 शब्द कहता है द्वारपाल, मैं वो शब्द सुनाता हूँ आपको कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाहूं पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतयापनो नाम सुदामा। वो बोलते हैं कि धोती फटी सी लटी दुपटी, कपड़े नहीं है तन में, धोती भी फटी लटी दुपटी है, और पाहन की नहीं सामा, पैरों में जूते पहनने की भी जगह नहीं, इतने कांटे लगे हैं, जूते कहाँ पहनेगा, सब जगह खून बह रहा। और बहुत चकित होकर के इस द्वारकापुरी को देख रहा है। और एक गरीब ब्राह्मण है जो बाहर खड़ा है कमजोर, और आपका नाम पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धामा, आपका धाम का एड्रेस पूछ रहा, आपका नाम पूछ रहा, और अपना नाम सुदामा बताता है। तो भगवान कृष्ण सुन के एकदम बोले, अरे मेरा मित्र आया है, और जाकर के उसे गले लगा लेते हैं, तुरंत जाके गले लगाते हैं। तो ये एक उनका बचपन की दोस्ती थी, प्रेम था कितना बड़ा। कहाँ वो द्वारकाधीश और कहाँ गरीब ब्राह्मण, उन्होंने गले लगाया और जाके बिठाए। क्या करते हैं वो, थाली मुलाई भी ले जाओ, हम सुदामा के पैर धोएंगे, इनके विचारों के पैर धोना, मुझे ब्राह्मण है इनके पैर धोना है। तो वो जो परात मंगाते हैं तो बोलते क्या है, एक लाइन वहाँ पे भी कही है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान कृष्ण ने परात के पानी का इस्तेमाल न करके इतना उनसे आंसू निकले कि सुदामा के पैर धो दिए, और उनको बिठाया आसन पे, गद्दी पे। तो वो चकित हो रहे, भाई हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। और वो एक प्रेजेंट दिया था उनकी पत्नी ने, सुदामा की ने, कि वो जाके उनको दे देना। बोले हम जाएंगे तो क्या देंगे, तो चावल एक कपड़े में बांध के थोड़े चावल दे दिए। तो वो सुदामा डर की वजह से, शर्म की वजह से कांठ में दबाले कि मेरे दोस्त को मैं चावल दूंगा, मेरे दोस्त की बेइज्जती होगी, मेरे मित्र की, मेरे सखा की बेइज्जती होगी कि तुम्हारा दोस्त आया और क्या लाया। तो वो दे नहीं रहे थे। भगवान तो सारी बात पता थी भगवान कृष्ण को। तो उन्होंने पोटली छीन ली और सुदामा से कहते हैं, ये सुदामा तुमने अपनी बचपन वाली आदतें नहीं छोड़ी हैं। पोटली कांख में चाँप रहे तुम, हैं कि भाभी ने जो हमें तंदुल दिए हैं ना, वो आप क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बान आ जाओ न तजी, पीछे क्या की कि पहले चना गुरु मात दे। वो बोलते हैं उनको, भगवान कृष्ण सुदामा को बोलते हैं कि तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी। कि क्या, कि पहले चना गुरु मात दे। जब हम लोग दोस्त थे तो गुरु माता ने चना दिए थे, जब हम लकड़ी तोड़ने गए थे जंगल में। पहले चना गुरु मात दे ते लय तुम चाब हमें नहीं दीने। पहले चना गुरु मात दे से लय तुम चाब हमें नहीं दीने। और वो कहते हैं कि आप चोरी की बाने में हो जो प्रवीण है, आप चोरी की उसमें बहुत प्रवीण हो, बहुत चतुर हो सुदामा, तुम बहुत चतुर हो। और उसी तरह से ये तंदुल जो है हमें नहीं दे रहे हो, जो भाभी ने हमारे लिए तंदुल भेजे वो आप नहीं दे रहे हो। और छीन के और खाने लगे। तो एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी जब वो खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कृष्ण का। क्यों पकड़ लिया, कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हो। तो बोले क्यों। वो दोस्ती में इतने बेहोश हो गए कि हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं था, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे थे, उन्हें पता तो था ही। रुक्मिणी जब उनका हाथ पकड़ा, तीसरी मुट्ठी खाने नहीं दी, तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे प्रभु तुमने क्या किया, अब क्या करने जा रहे हो। बोले क्या हुआ, कि तंदुल खाए मुट्ठी दुय, दीन कियो दुय लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तिसरी, प्रभु तुमने कहा आस विचारी। रंग कहीं आप समान कियो, प्रभु चाहत आप होन भिखारी। कि आपने एक गरीब को
महाराज बना दिया, और क्या आप भिखारी बनना चाहते हो? तो दीज आर ऑल माई फीलिंग्स, जो कि मैं अच्छा लगता है। सर, आपने ईश्वर की बातें सुनाया, राम जी की बातें सुनाया, कृष्ण भगवान की बातें सुनाया, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। जवाहरलाल जी, आप हमारे शो पर आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना वैल्यूएबल टाइम आपने दिया। हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माई शो। थैंक यू सो मच।